हेलो गाइस, वेलकम टू एमजी फार्मा चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो चलिए, द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द नसल पैसेज, the olfactory epithelium, and a conducting airway which include nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, and respiratory portion of the lungs. ओके तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं? तो नेसोफेरेंक्स आता है यानी कि नोज नसल कैविटी, फेरेंक्स आता है, लैरेंक्स आता है, ट्रकिया आती है, ब्रोंकी और रिस्पायरेटरी पोर्शन। तो पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, मतलब कि वो वर्क क्या करते हैं। तो नोज एंड नसल कैविटी। नोज इंक्लूड एक्सटर्नल नोज, द पार्ट ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है और प्रोड्यूस फ्रॉम फेस से स्टार्ट होता है। नसल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं। फेरेंक्स एक मेन कॉमन पैसेज होता है किसका? एयर एंड फूड का। और इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट? नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बोथ एयर एंड फूड का कॉमन पैसेज कौन सा होता है? तो फेरेंक्स होता है। तो अब हम देखेंगे लैरिंक्स, वाइस बॉक्स, composed of cartilage, ligament, muscle and mucosal surface and prevent in digested solid and liquid from entering the respiratory system and also contain cord which produce speech sound. It is called Adam's apple in men. ओके लैरिंग्स को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखेंगे ट्रकिया। ट्रकिया वाइंड पाइप कहा जाता है। कैरी एयर बिटवीन लैरिंग्स एंड ब्रोंकी एंड आर सपोर्टेड बाय इन कंप्लीट रिंग ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज। हायर्ड बोन प्रेजेंट होता है इसमें। ट्रकिया देखेंगे, उसका लोअर पार्ट देखेंगे। ब्रांचेस इनटू 2 ब्रोंकी, 2 ब्रोंकी होते हैं, एक राइट साइड को और एक लेफ्ट साइड को। एंड दिस ब्रांच विथ लंग्स इनटू मेनी स्मॉलर ब्रोंकियल। और ये आगे डिवाइडेड किस में होते हैं? तो मेनी स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। अब देखेंगे ब्रोंकी एयर पैसेज हैव अ सुडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम। मतलब इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, कैसे होता है? तो सुडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम, ये याद रखिए। कंटेनिंग न्यूमेरस गोबलेट सेल, मैक्रोफेज एंड फिब्रियोब्लास्ट। ओके ब्रोंक्योलर क्लैरा सेल, ब्रोंक्योलर को क्लैरा सेल भी बोलते हैं। सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्रोंक्यूल फाइन ब्रांचेस विच आर बेसिक यूनिट ऑफ द लंग्स। जो ब्रांचेस होता है वो किसका यूनिट होता है? यूनिट होते हैं तो लंग्स के। और कैसे होते हैं? एकदम फाइन, एकदम फाइन होते हैं। ओके अब अल्वियोलाई, alveolar duct are the final termination of the respiratory bronchiole and the alveolar duct in turn give rise to alveoli. These are surrounded by capillaries. ये किससे बने होते हैं? मतलब सराउंडेड इसकी साइड में क्या होता है? तो कैपिलरीज होती हैं। और ये क्या है? अल्वियोलाई का फाइनल टर्मिनेशन है, मतलब एंड पार्ट है। ओके इसमें अल्वियोलाई में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। ओके तो चलिए फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। अब हम रिस्पायरेशन होता कैसा है वो देखेंगे कि एक्चुअल में रिस्पायरेशन में क्या आता है। हमें तो बेसिकली ये पता है कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। बट फिजियोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी क्या है जो आज हम देखेंगे, मतलब एकदम डीपली देखेंगे। और इसके इम्पोर्टेंट पार्ट कौन से है, कौन से क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आएंगे उसका आंसर कैसा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि इसका आपको पीडीएफ चाहिए।
तो मैं आपके मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको भेज दूँगी, उसे आप ज्वाइन कर लिए। आपको सबके अभी तक मैंने जो भी आपको वीडियो भेजे हैं उसके सभी के PDF नोट्स अवेलेबल है। और इसके बाद में भी मैं HEP का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। और बाकी जो रहेंगे मेन सब्जेक्ट है हमारे फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, उसका वो जो सब्जेक्ट है उसके भी मैं PDF नोट्स लाऊंगी। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लिंक मतलब नोटिफिकेशन आपको दिख जाए और आप ज्वाइन कर सकें। और मैं सोच रही हूँ कि लाइव ज़रा आपको सिखाऊंगी जल्दी ही। तो चलिए अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन दो प्रोसेस होते हैं रिस्पायरेशन के, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब हम जो अंदर जो सांस लेते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, और इंटरनल जो हम बाहर छोड़ते हैं मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है, द अपटेक ऑफ O2 एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2। ओके, अपटेक O2 लेंगे और एक्सक्रीट क्या करेंगे, CO2 इन द लंग्स। और इंटरनल मीन्स द O2 एंड CO2 एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड कैपिलरी ब्लड। ओके, तो नॉर्मली क्या है, एक्सटर्नल मतलब O2 लेने मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये एक्सटर्नल में हुआ। और इंटरनल मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, सेल में और आपके कैपिलरी ब्लड में, वो इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, द क्वालिटी ऑफ दिस रिस्पायरेशन प्रोसेस डिपेंड ऑन, ये जो रिस्पायरेशन आपके प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करती है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इट मीन्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स अल्वियोलाई। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या है, तो इनफ्लो मतलब आप जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और आउटफ्लो जो कि आप बाहर छोड़ते हैं CO2 ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, आपके जो एटमॉस्फेयर मतलब बाहर का जो आपका वातावरण है उसमें जो एयर बिटवीन एक्सचेंज होती है आपके बॉडी में और बाहर, और आपके लंग्स अल्वियोलाई जो कि एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका। ओके, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द ब्लड, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का अल्वियोलाई में और आपके ब्लड में। परफ्यूजन ऑफ लंग्स विथ ब्लड, परफ्यूजन होता है ब्लड के साथ। ट्रांसफर्ड O2 एंड CO2 इन द ब्लड, ओके, ट्रांसफ़र किया जाता है ऑक्सीजन को आपके ब्लड में। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, आगे देखेंगे हम नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन। अब नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन क्या है, तो इनवाइस प्रोडक्शन, ओके, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स अपोनिया एंड लैरिंगोस्पाज्म, डिफेंसिव रिफ्लेक्स कफ एंड स्नीज। जो डिफेंसिव रिफ्लेक्स मतलब आपके अंदर एनी बैक्टीरिया एनी वायरस और आप धूल मिट्टी इस जगह जाते हो, या कोई जो फर्निश का काम हो जिसमें आपके बहुत सारे धूल जमे होंगे, तो आप उसे झाड़ते हो जब साफ़ करते हो, मतलब कि आप साफ़ सफाई जब करते हो तो बहुत सी धूल मिट्टी आपके उसके जो छोटे छोटे पार्ट है कण है वो आपके हवा में तैरते हैं, और जैसे आपके नाक में जाते हैं आपको क्या होती है, खांसी होती है, मतलब स्नीज होती है और कफिंग होती है, कि आपके डिफेंसिव रिफ्लेक्स है। ओके, और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या है, तो अपोनिया एंड लैरिंगोस्पाज्म। ओके, सॉरी, in thermoregulation, inspiration means what, an active process contraction of inspiratory muscle. Diaphragm account for 60 to 75% of the tidal volume। जो टाइडल वॉल्यूम है मतलब आपकी जो नॉर्मल ब्रीथ है जो कि 500 मिलीलीटर होती है, उसके 60 to 75% अकाउंट होता है किसका, डायफ्राग्राम का। मतलब आप सांस लेते हैं
आप सांस लेते हैं तो वो डायफ्राग्राम ऊपर जाता है और आप सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे दबता है, तो क्या रिलैक्स होता है। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ऑक्सिलरी एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल, स्केलन एंड स्टेरिनोक्लीडोमैसोइड। Expiration, quiet breathing, passive process give by elasticity of the chest and lungs. Okay, expiration. Forced expirium, active process, expiratory muscle. Internal intercostal muscle, muscle of the anterior abdominal wall. ये आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑक्सिलरी मतलब एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल जो होती है स्केलन एंड स्टेरिनोक्लीडोमैसोइड। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि क्वाइट ब्रीथिंग होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, गिव बाय इलास्टिसिटी ऑफ द चेस्ट एंड लंग्स। ओके, अब देखेंगे हम लंग्स वैल्यूम एंड कैपेसिटी, मतलब आपके लंग्स वैल्यूम और उनकी कैपेसिटी कितनी है ये देखेंगे हम। पल्मोनरी एयर वैल्यूम, टाइडल वैल्यूम, टीवी किसे कहा जाता है टीवी, द वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ एवरी नॉर्मल ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट। मतलब आप नॉर्मली सांस लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं नॉर्मली, कौन सा भी एफर्ट्स नहीं लगा दे कि फोर्सफुली सांस लेते हैं और फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आप ब्रीथिंग करते हैं, उसे टाइडल वैल्यूम कहते हैं और वो कितनी होती है 500 ml 0.5 लीटर होती है। ये याद रखना है आपको, वैल्यूम याद रखनी है क्यों वैल्यूम ही एमसीक्यू में पूछे जाती हैं। और ये जो आपका टाइडल वैल्यूम मीन्स मतलब क्या होता है कि कौन सी वैल्यूम, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखिए। द वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड मतलब आप अंदर लेते हैं और एक्सपायर्ड जो बाहर छोड़ते हैं विथ एवरी नॉर्मल ब्रीथ, ओनली ब्रीथ। ओके, नॉट एनी एफर्ट्स, उसे कहते हैं टाइडल वैल्यूम। कितनी होती है 500 ml 0.5 लीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम IRV, ये क्या है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इनहेल्ड फोर्सफुली। जो इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी ये दो वर्ड है, आपको ट्रिक बताती हो। इन का मतलब है अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट एयर अंदर लेते हैं, नॉर्मल से भी, नॉर्मल ब्रीथ तो लेते हैं पर नॉर्मल से पर जब आप अंदर लेते हैं ज़्यादा एयर अंदर लेते हैं इन, एक्स मतलब बाहर, आप एक्स्ट्रा वैल्यूम बाहर छोड़ते हैं। ये दो ट्रिक याद रखिए, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो जो इंस्पायरेटरी मतलब आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अंदर लेते हैं फोर्सफुली, तो वो कितनी होती है उसकी वैल्यूम ध्यान में रखिए 2500 to 3000 ml 3 लीटर। एक्सपायरेटरी मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर आप क्या करते हैं एक्सेल करते हैं फोर्सफुली, वो कितने होते हैं 1000 to 1100 ml 1 लीटर। रेसिड्यूअल वैल्यूम RV वैल्यूम, जो कि आप नॉर्मल वैल्यूम छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद जो आपके रिमेन्स मतलब रहती है पीछे जो वैल्यूम एंड में, द रिमेन इनसाइड लंग्स एट द एंड ऑफ द मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ओके, जो रहती है आपके लंग्स में वैल्यूम वो कितने होते हैं 1100 to 1200 ml 1.2 लीटर। अब पल्मोनरी कैपेसिटी देखेंगे हम। लंग कैपेसिटी आर द कॉम्बिनेशन 2 or more लंग वैल्यूम। Lungs remove large amount of CO2 at 18 liters per day. Okay. Lungs capacity are of 4 type: inspiratory, functional, residual, vital and total lungs। ये आपके चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, वैल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब आप जब सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद जो एक पर्सन है जो इंस्पायर करता है नॉर्मल वैल्यूम सांस छोड़ने के बाद, तो कितनी होती है आपकी टाइडल वैल्यूम होगी। ओके, इंस्पायरेटरी में याद रखिए कैपेसिटी जब पूछे जाएंगे तब आप ये याद रखेंगे इन मतलब अंदर जो लेने वाले हैं वो। ओके, तो उसमें आपकी टाइडल वैल्यूम होगी ही।
ओके, जो कि नॉर्मल ब्रीथ में ले सकते हैं। कितने होते हैं 500 प्लस इन जो लेते हैं आप जो इंस्पायरेटरी होते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में आप अंदर लेते हैं उसे IRV कहते हैं। वो टोटली वो दोनों मिलाकर कितने आते हैं 3800 ml होती है। कितनी 3800 ml होती हैं। ओके, अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल हमने पीछे देखा था कि रिमेन्स। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो रिमेन्स रहती है मतलब आप छोड़ते हैं तब, तो छोड़ते हैं मतलब एक्सपायरेटरी प्लस RV मतलब आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है पीछे के चार्ट में जो ये वाली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV और आपके रेसिडुअल वॉल्यूम इन दोनों का क्या करता है प्लस किया जाता है। और आपकी इंस्पायरेटरी में टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का प्लस किया जाता है। ओके, तो ये कितने आते हैं तो 2000 ml आती हैं। और विटल कैपेसिटी मतलब सभी की एडिंग किए जाते हैं। अमाउंट ऑफ एयर विच वन कैन इनहेल एंड एक्सेल विथ मैक्सिमम एफर्ट। मतलब आप इनहेल कर एक्स्ट्रा इनहेल किया जाता है और एक्स्ट्रा आप छोड़ते हैं उसके क्या प्लस किया जाता है। मतलब जो एक्सपायरेटरी होती है टाइडल वॉल्यूम भी उसमें लेते हैं जो कि नॉर्मली ब्रीथ करते हुए वो, और इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी ये तीनों का जो प्लस होता है वो कितने आते हैं 4800 ml। द टोटल लंग कैपेसिटी, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एंड द वो कितनी होती है। तो आपकी विटल कैपेसिटी लेंगे जो कि आप इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम ये इन तीनों का प्लस होगा तो 4800 ml होगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी में आपकी विटल कैपेसिटी प्लस RV जो कि रेसिडुअल वॉल्यूम है आपकी रहेगी उसे इसमें ऐड करेंगे तो कितनी होगी 6000 ml। ओके, ये याद रखिए। आपकी विटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होगी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगी। ओके, और टोटल लंग्स में आपकी विटल कैपेसिटी ये लेंगे और रेसिडुअल वॉल्यूम लेंगे तो 6000 ml होगी। अब हम देखेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर मतलब डिसीज़ क्या है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के। तो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जनरल टर्म सेवरल लंग्स डिसीज दे इंक्लूड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इम्फीसीमा क्रोनिक अस्थमा। ओके, ये आपके सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको कफ होते हैं, स्नीज होते हैं। ओके, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन होता है, किस में इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकियल में जो कि टू साइड में डिवाइडेड होती है। ब्रोंकी पता है आपको लंग्स में एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड और वो राइट एंड लेफ्ट के फिर से स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं उससे ब्रोंकियोलाई कहते हैं। इम्फीसीमा मतलब इन्फ्लामेशन होता है और अबनॉर्मल डिस्टेंशन होता है ब्रोंकियोल का और अल्वियोलर सैक का। अस्थमा मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है कॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकियल मसल। निमोनिया एंड इन्फेक्शन ऑफ द अल्वियोलाई को इन्फेक्शन होता है। ओके, थैंक यू गाइज।